कहानी के स्टार्ट में हम नोमी नामी एक लड़की को देखते हैं जो अभी अभी काम से अपने अपार्टमेंट में लौटी है। जब वो अपार्टमेंट के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसके अपार्टमेंट की लाइट चली गई है। जब वो अपनी टॉर्च से लाइट ऑन करती है तो वो देखती है कि सारा सामान बिखरा हुआ है। उसे डर लगता है कि शायद उसके घर में कोई है। फिर वो देखती है कि उसकी अलमारी खुली हुई है। जब वो अलमारी के पास जाती है तो पीछे से एक साया आकर उसे पकड़ लेता है। फिर हम उसी बिल्डिंग की एक स्टोरी नीचे एक फ्लैट देखते हैं जिसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम गैंगमिन है और उसके साथ एक आदमी सोया हुआ है। आपको ये बताती चलूँ कि ये मूवी इसी लड़के की मिस्ट्री पर है। इस लड़के की घड़ी पे सुबह 4 बजे का अलार्म लगा हुआ था। वो सुबह 4 बजे उठता है। हम देखते हैं कि वो दूध के साथ नाश्ता करता है और फिर कमरे में ही कहीं गायब हो जाता है। गैंगमिन भी कुछ देर बाद उठती है। फिर जब वो नाश्ता करने लगी होती है तो वो नोटिस करती है कि दूध कम है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो डोर लॉक करने वाली होती है तो वो देखती है कि उसके डोर लॉक पर किसी की उंगलियों के निशान है। वो बहुत परेशान हो जाती है और फिर क्यूरियोसिटी की वजह से उन्हीं फिंगरप्रिंट्स के पासवर्ड को फॉलो करती है कि उससे डोर खुलता है या नहीं, लेकिन उससे नहीं खुलता। इसलिए गैंगमिन अपने काम के लिए निकल जाती है। गैंगमिन एक बैंक में जॉब करती है। उसी बैंक में उसकी बेस्ट फ्रेंड योंजू भी जॉब करती है। गैंगमिन जब जॉब से वापस आती है तो वो देखती है कि उसके लिए किसी ने पार्सल भेजा है। गैंगमिन जब पार्सल लेकर अपने डोर के पास जाती है तो वो देखती है कि उसके लॉक का कवर फिर से ओपन है। फिर वो अंदर आती है, लॉक कंपनी वालों को शिकायत करती है और उसके बाद वो सोने चली जाती है। लेकिन अचानक रात को किसी आवाज़ से उसकी आंख खुल जाती है। गैंगमिन जब उठती है तो वो देखती है कि कोई उसका डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है। गैंगमिन की होल से बाहर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो डोर ओपन करके बाहर झांकती है तो उसे फ्लोर पे एक जली हुई सिगरेट पड़ी नजर आती है। उसे यकीन हो जाता है कि ये उसका ख्वाब या वहम नहीं था, कोई सच में उसका डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था। गैंगमिन पुलिस को खबर देती है। पुलिस आती है तो कहती है कि ये मामूली बात है, कोई ड्रंक इंसान आपके फ्लैट को अपना फ्लैट समझ रहा होगा, इसलिए डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा होगा। और फिर पुलिस चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि आधी रात को गैंगमिन के वॉशरूम से एक लड़का निकलता है और आकर गैंगमिन के सर पर हाथ फेरने लगता है। उसके बाद सुबह जब गैंगमिन की आंख खुलती है तो उसका सर चकरा जाता है। ऐसा गैंगमिन के साथ कई बार हो चुका है जिसका रीज़न उसे नहीं पता। फिर हम गैंगमिन को उसकी जॉब पे देखते हैं जहाँ पे एक आदमी अपनी बारी आने पर गैंगमिन के पास आता है। उस आदमी का नाम डोंगलिन है। वो एक सेविंग अकाउंट खोलना चाहता है। गैंगमिन उससे खुशदिली से बात करती है। गैंगमिन उससे पूछती है कि वो क्या काम करता है, जिस पर वो कहता है कि वो एक कारपेंटर है। जिसके जवाब में गैंगमिन कहती है कि अगर वो सेविंग अकाउंट की जगह करंट अकाउंट खुलवाता है तो उसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जिस पर वो आदमी कहता है कि अगर वो करंट अकाउंट खोलेगा तो क्या गैंगमिन उसके साथ कॉफ़ी डेट पर चलेगी। गैंगमिन कहती है कि उसके पास वक्त नहीं है, जो सुनकर डोंगलिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फ्लर्ट की शुरुआत किसने की थी और अब वो कॉफ़ी का पूछ रहा है तो वो मना कर रही है। मामला ज़्यादा ना बिगड़ जाए इससे पहले बैंक का मैनेजर आ जाता है और डोंगलिन को सिक्योरिटी के जरिए बाहर निकलवा देता है। गैंगमिन घर जाती है और रात को सोते वक्त वो ये सोचती है कि अगर आज फिर किसी ने लॉक खोलने की कोशिश की तो वो क्या करेगी। फिर हम देखते हैं कि रात को जब गैंगमिन सो रही थी तो उसके बिस्तर के नीचे से वही मिस्टीरियस आदमी निकलता है और गैंगमिन को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है, जिसकी वजह से गैंगमिन रोज़ सुबह चकराते सर के साथ उठती थी। फिर वो आदमी फ्रेश होकर अपनी घड़ी में 4 बजे का अलार्म लगाकर गैंगमिन के साथ जाकर सो जाता है। अगले रोज़ हम देखते हैं कि गैंगमिन थोड़ी डिस्टर्ब है और उस पर काम का लोड भी ज़्यादा है। आज वो ऑफिस से जाने में थोड़ी लेट हो जाती है। गैंगमिन बस स्टॉप पर जाकर बस का वेट कर रही थी कि अचानक वहाँ डोंगलिन आ जाता है और गैंगमिन को काफ़ी पर ले जाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी खुशकिस्मती से वहाँ गैंगमिन का बैंक मैनेजर किम आ जाता है और डोंगलिन पर गुस्सा होता है।
कि अगर तुमने आइंदा ऐसा कुछ किया तो मैं पुलिस को बता दूंगा। किंग फिर गैंगमैन को उसके घर छोड़ देता है। गैंगमैन जब अपार्टमेंट पहुंचती है तो वो देखती है कि आज फिर लाइट नहीं है। तभी अचानक दरवाजा नॉक होता है और किम ही आता है। दरअसल गैंगमैन अपना पर्स किम की गाड़ी में भूल गई थी। जब किम देखता है कि गैंगमैन के अपार्टमेंट में लाइट नहीं है तो वो उसकी मदद करने के लिए अंदर आता है और लाइट आ जाती है। फिर किम कहता है कि उसे वॉशरूम यूज करना है, तो गैंगमैन जल्दी से वॉशरूम में जाकर सब कुछ ठीक करने लगती है। तभी उसकी नज़र टॉयलेट सीट पर पड़ती है जो कि ओपन थी। तब गैंगमैन को शक होता है कि शायद उसकी टॉयलेट सीट किसी ने यूज की है। गैंगमैन उस वक्त इतना सोचने लगती है कि उसे किंग पर भी शक होने लगता है, क्योंकि उसने किम को अपने फ्लैट का नंबर तो बताया ही नहीं था। तो किम कैसे पर्स देने के लिए उसके फ्लैट तक पहुंच गया। गैंगमैन यही सवाल किम से करती है और किम इसका जवाब सही से नहीं दे पाता। वो हकलाने लगता है। गैंगमैन डर जाती है और फौरन अपार्टमेंट से बाहर भागती है और किम धीरे से फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। कुछ देर बाद गैंगमैन पुलिस को लेकर जब अपने फ्लैट के पास आती है तो पुलिस वाला जब डोर ओपन करता है तो देखते हैं कि वहाँ किम की लाश होती है। पुलिस को यहाँ गैंगमैन पर ही शक हो रहा था, इसलिए अब गैंगमैन से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वहाँ हम जोशुआ नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो गैंगमैन से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहता, तो फिर किम को तुम्हारे अलावा और कौन मार सकता है। गैंगमैन के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो खुद इतनी डरी हुई थी कि बस रोए जा रही थी। पुलिस के पास ठोस सबूत न होने की वजह से वो गैंगमैन को छोड़ देते हैं। इधर ऑफिस में सब किम की मौत का शोक मना रहे थे। जब गैंगमैन ऑफिस में आती है तो वो उसको बता देते हैं कि अब उसे जॉब पर नहीं रख सकते, क्योंकि गैंगमैन ही किम की मौत का प्राइम सस्पेक्ट थी। उसके बाद जब गैंगमैन घर आती है तो वो नाइट ड्यूटी स्टाफ से कहती है कि वो अपने अपार्टमेंट के बाहर का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती है, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ उसे बताता है कि गैंगमैन के फ्लैट के बाहर का कैमरा ख़राब है। फिर वो उसे ऑफर करता है कि अगर गैंगमैन को लगता है कि उसके कमरे में कोई छुपा है तो वो उसके साथ जाकर चेक कर सकता है। उसे लेकर गैंगमैन अपने कमरे में जाती है, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ को वहाँ कुछ नहीं मिलता। उसके बाद गैंगमैन जब अपने रूम की सफाई कर रही होती है तो उसे वहाँ से एक की मिलती है। ये चाबी उसी बिल्डिंग के किसी फ्लैट की थी। गैंगमैन वो चाबी लेकर बिल्डिंग के हर फ्लैट के सामने जाती है। वो चेक करती है कि आखिर ये चाबी किस फ्लैट की है। आखिरकार वो एक फ्लैट पर पहुंचती है जो उस चाबी से खुल जाता है। ये फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि नोमी का था, जो गैंगमैन के ही बैंक में जॉब करती थी। वो फ्लैट के अंदर जाती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा हुआ है। ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ कई दिन से कोई नहीं रह रहा। फिर वो अपनी दोस्त की मदद से नोमी के बैंक ट्रांजैक्शंस निकलवाती है, जिससे उन्हें एक अजीब बात पता चलती है कि हर महीने $3.20 का खाना सेम ही स्टोर से एक ही टाइम पर खरीदा जाता है। गैंगमैन और उसकी दोस्त योनजू डिसाइड करती हैं कि वो उसी टाइम उसी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगी और देखेंगी कि नोमी का क्रेडिट कार्ड आखिर कौन इस्तेमाल कर रहा है। वो दोनों इंतज़ार कर रही होती हैं कि तभी वहाँ एक लड़की ठीक उसी टाइम पर $3.20 का बिल बनवाती है। वो लड़की नोमी नहीं थी। इन दोनों को उस पर शक होता है और ये उसका पीछा करने लगती हैं, लेकिन वहाँ एक रास्ते पर इन दोनों को उसके पीछे जाने के लिए अलग होना पड़ता है। कुछ दूर जाकर गैंगमैन उसी खाने का खाली डिब्बा एक कैट को खाते हुए देखती है, जो अभी अभी उस लड़की ने ग्रोसरी स्टोर से लिया था। फिर वो बिल्ली एक घर के अंदर चली जाती है। गैंगमैन वहाँ और भी इस तरह के कई खाने के डिब्बे खाली पड़े देखती है। क्यूरियोसिटी के चलते जब वो दरवाजा नॉक करती है तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर जब वो डोर के बाहर लॉक देखती है तो उस पर उन्हीं फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। फिंगरप्रिंट्स उन्हीं डिजिट्स पे थे जो गैंगमैन ने अपने घर के बाहर देखे थे। गैंगमैन ये चेक करने के लिए उन्हीं फिंगरप्रिंट्स का लॉक लगाती है और डोर खुल जाता है। डरते डरते जब गैंगमैन उस घर के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर नोमी को किसी ने बांध रखा है। डर के मारे गैंगमैन योनजू को फोन करती है, लेकिन योनजू यहाँ उस लड़की के पीछे थी। वो उससे पूछती है कि नोमी कहाँ है, तो वो कहती है कि मैं किसी नोमी को नहीं जानती। इधर गैंगमैन देखती है कि घर के अंदर कोई आ रहा है। वो जल्दी से जाकर बेड के नीचे छुप जाती है। वो देखती है कि वो आदमी नोमी को एक इंजेक्शन देने वाला है और वो उसे कहता है कि मैं जल्द ही तुमसे नीचे वाले फ्लैट की लड़की को किडनैप करने वाला हूँ। वो आदमी असल में गैंगमैन की ही बात कर रहा था और यही वो आदमी है जो गैंगमैन के साथ उसके फ्लैट में रह रहा है।
गैंगमैन देखती है कि उस आदमी ने नोमी के दोनों पैर काटे हुए हैं ताकि नोमी उस घर से भाग ना सके। मौका देखकर गैंगमैन उस घर से भागने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि वो आदमी एक आरी से नोमी के दोनों हाथ काटने वाला है। ये देखकर गैंगमैन बहुत ज्यादा डर जाती है और उस घर से भागने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी गैंगमैन के पीछे आता है और कहता है कि तुमने अपना फोन गिरा दिया। गैंगमैन बहुत डर जाती है और उस घर से भागने लगती है और वो आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था। भागते हुए गैंगमैन एक दुकान में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो मिस्टीरियस इंसान दुकान का शटर ओपन करता है और जब वो गैंगमैन को पकड़ने वाला होता है तभी वहाँ योंगजू आ जाती है और वो उस आदमी पर हमला कर देती है। फिर वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस गैंगमैन से पूछती है कि क्या उसने उस आदमी का चेहरा देखा था, तो गैंगमैन कहती है कि मैंने चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसने देखा कि उस आदमी ने एक पुराने जमाने की घड़ी पहन रखी थी। उसी वक्त पुलिस को एक कूड़ेदान में उस घर के बाहर एक कटा हुआ हाथ मिलता है। गैंगमैन की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के चलते पुलिस डॉगलिन को गिरफ्तार कर लेती है। डॉगलिन ने वही पुरानी घड़ी पहन रखी थी जैसी गैंगलिन ने उस मिस्टीरियस आदमी के हाथ में देखी थी। पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम गैंगमैन का पीछा क्यों कर रहे हो, सीसीटीवी फुटेज में तुम कई बार उस होटल में आ चुके हो। तो वो आदमी कहता है कि मैं सिर्फ गैंगमैन से गुस्सा था कि उसने मुझे कॉफी पर चलने से मना क्यों किया। इधर गैंगमैन अपना अपार्टमेंट छोड़कर किसी दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली है। उधर डॉगलिन के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने की वजह से पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है। डॉगलिन सीधा गैंगमैन की बिल्डिंग में जाता है और स्टाफ से गैंगमैन के नए घर का पता पूछ लेता है। गैंगमैन को अपने नए घर में एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें एक फोन होता है। जब वो फोन देखती है तो उसमें वीडियो कॉल आ रहा होता है। जब वो कॉल अटेंड करती है तो उस पर वही मिस्टीरियस आदमी उसे योंजू के घर से वीडियो कॉल कर रहा होता है, यानी उसकी सबसे अच्छी दोस्त के घर से। वो आदमी योंजू को मारने के लिए उसके घर में छिपा हुआ था, लेकिन योंजू को तो पता ही नहीं था। गैंगमैन उस वीडियो को देखकर बहुत डर जाती है और जल्दी से योंजू के घर की तरफ निकल जाती है। जल्दबाजी में वो अपने फ्लैट के दरवाजे को बंद करना भूल जाती है। गैंगमैन जल्दी से योंजू के फ्लैट पर जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ डॉगलिन आ जाता है और ये गैंगमैन पर अटैक कर देता है। लेकिन उसी वक्त पुलिस डिटेक्टिव वहाँ आ जाता है और डॉगलिन को पकड़ लेता है, यानी वो लोग उसे छोड़ने के बाद से ही उसका पीछा कर रहे थे। खैर वो पुलिस डिटेक्टिव और गैंगमैन से योंजू के घर में एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि योंजू बेहोश पड़ी है। उधर हम देखते हैं कि वही मिस्टीरियस आदमी गैंगमैन के इस फ्लाइट में भी पहुंच चुका है और वो फ्लाइट की चाबी को उठाकर सही जगह पर रखता है। ये लोग योंजू को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे डिटेक्टिव गैंगमैन को बताता है कि जो वीडियो तुम्हें रिसीव हुआ था वो किसी सॉफ्टवेयर से बनाया गया था। योंजू गैंगमैन से कहती है कि उसे कुछ देर जाकर घर पे आराम कर लेना चाहिए। गैंगमैन जब घर लौटती है तो वो उस डिटेक्टिव का दिया हुआ पैकमैन कैमरा अपने बेडरूम में रख लेती है। फिर जब वो ग्रोसरी करने के लिए स्टोर पर जाती है तो उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है जो उसकी पुरानी बिल्डिंग में सिक्योरिटी स्टाफ था। वो लड़का गैंगमैन से बात करने की बहुत कोशिश कर रहा था, जैसे नया घर कैसा है, अब तो आप सेफ हो। लेकिन गैंगमैन उससे बात करने पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। वो जल्दी से खरीदारी कंप्लीट करके निकलने वाली होती है कि वो देखती है कि वो लड़का उसी स्टोर से $3.20 का खाना खरीदता है और वो वही खाना खरीद रहा होता है जो उस घर के बाहर था। यहाँ तक कि उसके हाथ में भी वही पुराने जमाने की घड़ी थी जो उस मिस्टीरियस आदमी के हाथ में थी। गैंगमैन फ्लैट में वापस आती ही है तभी डिटेक्टिव जोशुआ की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि डॉगलिन को किसी ने मार दिया है और डॉगलिन असली किलर नहीं है, असली किलर कोई और है। तभी गैंगमैन देखती है कि जो खाना उस लड़के ने खरीदा था वो उसके बेडरूम में रखा है। तभी उसे उस कैमरे की तरफ ध्यान जाता है। जब वो अपने मोबाइल पर वीडियो देखती है तो खौफ से उसकी टांगें कांप जाती हैं। वो देखती है कि वो लड़का कुछ देर पहले उसके रूम में उसके बेड के नीचे छुपा है।
उसे कांपते देखकर वो लड़का समझ गया था गैंगमैन सब जान गई है, इसलिए वो उसका पैर पकड़ लेता है। लेकिन गैंगमैन भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है। उसके बाद जब गैंगमैन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान जगह पे पाती है और उसके सामने वही लड़का बैठा हुआ था। असल में ये गैंगमैन का बहुत बड़ा स्टाकर था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इसलिए तुम मुझे कभी इम्पोर्टेंस नहीं देती। तभी गैंगमैन उसके हाथ पर काट लेती है। गैंगमैन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। इधर डिटेक्टिव जोशुआ को कॉल आती है और उसे ये बताया जाता है कि किम की डेथ के बाद उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने वो जॉब छोड़ दी थी और अब एक होटल में काम कर रहा है, लेकिन वो होटल कई महीनों से बंद है। डिटेक्टिव जोशुआ उसी होटल में जाता है। दरअसल उसी होटल में उस लड़के ने गैंगमैन को बांध कर रखा हुआ था। जोशुआ जाकर गैंगमैन की आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी योंगजू यानी वही लड़का जोशुआ पर पीछे से हमला कर देता है। उन लोगों के बीच बहुत हाथापाई होती है, लेकिन योंगजू के पास हथियार था, इसलिए वो डिटेक्टिव को मार देता है। फिर योंगजू गैंगमैन को पकड़ने जाता है और तभी एक अलमारी योंगजू और गैंगमैन पर गिर जाती है, जिसमें कील होती है जो योंगजू के हाथ में घुस जाती है। अब वो दोनों उस अलमारी में फंस गए हैं। अपने बचाव के लिए गैंगमैन योंगजू को धक्का देती है, जिससे उसका सर एक कील में घुस जाता है और योंगजू की वही मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि गैंगमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि उसने योंगजू को सेल्फ डिफेंस में मारा था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। गाइस, इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें हर वक्त अपनी सिक्स सेंस पे बिलीव करना चाहिए और अपने आसपास की छोटी से छोटी डिटेल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, इससे पहले कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।